नमस्कार। इलेक्ट्रोहोपैथी के इस विशेष एपिसोड में बस्ती से आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव आपके लिए हाजिर है। आइए आज हम बात कर लेते हैं। निमोनिया एक कॉमन रोग है और हमारे कई साथियों ने कहा था कि निमोनिया पे आप कुछ इलेक्ट्रोहोपैथी के संदर्भ में शॉर्ट पर अपनी बातें बताएं। हालांकि निमोनिया पर हमारा एक चैनल ने इंटरव्यू भी लिया है जो देर सवेर प्रसारित होगा, लेकिन आज हम बात कर लें कि निमोनिया, आपने अक्सर डॉक्टरों कहते सुना होगा कि इनको डबल निमोनिया हो गया, इनको निमोनिया हो गया। निमोनिया के कॉज पर निमोनिया एक ऐसा रोग है जो बैक्टीरिया, वायरस और फंगस तीनों से होता है। हम इलेक्ट्रोहोपैथिक चिकित्सक हैं। हम बार बार एक बात करते हैं कि हम रोग के लिए इलेक्ट्रोहोपैथी में नहीं जाने जाते। हमारे तमाम बड़े बड़े विद्वान रोगों के नाम पर बड़ी लंबी लंबी व्याख्या देते हैं, तमाम जांच रिपोर्टों की बात करते हैं, तमाम तरीके की अटकलें लगाते हैं और हमारे ज्ञान को तो खैर लोगों ने नकार ही दिया है। इलेक्ट्रोहोपैथी में सिर्फ और सिर्फ सिस्टम है। इलेक्ट्रोहोपैथी में सिर्फ और सिर्फ ऑर्गन है। इलेक्ट्रोहोपैथी में सिर्फ और सिर्फ दवाएं एंजाइम्स हैं। एंजाइम सिस्टम के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को मोटिवेट करती हैं। हमारी दवाएं हमारे किसी भी सवाल का जवाब हमारे विद्वान साथी लोग या भौंकने वाले लोग जवाब नहीं देते। मूल सवालों से वो पीछे हट जाते हैं, मूल सवालों को मोड़ देते हैं, मरोड़ देते हैं, लेकिन हमारे मूल सवालों का जवाब नहीं देते कि इलेक्ट्रोहोपैथी की दवाएं इतनी तेज काम क्यों करती हैं, इनमें 38 औषधियाँ ही क्यों हैं, इसमें जो फंक्शन करने वाले गतिविधियों का जो हमारे ऑर्गन्स के सिस्टम हैं वो सिस्टम कैसे काम करते हैं, और फिर वो उलझ जाते हैं एंजाइम्स पर। दरअसल निमोनिया हमारे लंग्स के एल्ब्यूली के, जो लंग्स के छोटे छोटे पार्ट होते हैं जिन्हें हम एल्ब्यूली कहते हैं, इस एल्ब्यूली में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो इनकी जो आपस की सेल है ये हार्ड हो जाती है, इनका स्ट्रक्चर हार्ड हो जाता है और यहाँ पर जो एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो रुक रुक करके हमारे इस्नोफिल को बढ़ाती है। आरबीसी चेंज होते रहते हैं डब्ल्यूबीसी में और वो कफ बन के हमारे फेफड़े के अंदर जमते जाते हैं और उसका वजन जो पड़ता है वो एल्ब्यूली पड़ता है, तो एल्ब्यूली हमारी सख्त हो जाती हैं। ये लंग्स के किसी निचले पार्ट में भी हो सकता है, ऊपरी पार्ट में भी हो सकता है और पूरे लंग्स में हो सकता है। जब हमारा एक लंग्स प्रभावित होता है तो हम उसको लोअर निमोनिया कहते हैं या लोअर साइड निमोनिया कहते हैं कि एक फेफड़े के निचले पार्ट पर। जब कभी ये इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि हमारे दोनों फेफड़े इससे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो हम इसको डबल निमोनिया कहते हैं। और एक हमारा ब्रोंकियल निमोनिया भी होता है, जब निमोनिया हमारे फेफड़े को इन्फेक्शन कर दे और वो इन्फेक्टिव फेफड़े के बाद जो उसमें ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जब इसका इन्फेक्शन ब्लड कैपिलरीज में चला जाए तो ब्लड कैपिलरीज में जाने पर ये निमोनिया और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है और ज़्यादा संकेत इसके बढ़ने लगते हैं, ट्यूबरक्लोसिस की तरफ भी बढ़ जाता है, क्योंकि ये इन्फेक्शन या बैक्टीरिया जो निमोनिया कॉकस होते हैं या स्ट्रेप्टोकॉकस होते हैं, ये सब का सब कॉज जा करके हमारे लंग्स पर फर्क डालता है। अब जब फेफड़े में कफ भर जाता है या एल्ब्यूली हमारे ठोस हो जाते हैं या सख्त हो जाते हैं या दृढ़ हो जाते हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे ब्लड में कम होने लगती है, क्योंकि तब ब्लड कैपिलरीज में ये इन्फेक्शन फैल जाता है तो ब्लड कैपिलरीज के हीमोग्लोबिन्स इस ऑक्सीजन को नहीं ले पाते और ऑक्सी हीमोग्लोबिन में हमारे शरीर के अंदर की रक्त की सप्लाई नहीं दे पाते हैं। इस कारण हमारे रोगी की सांस फूलने लगती है, वो सीढ़ियाँ अपने आप को नहीं चढ़ा पाता है, उसको मेहनत का काम नहीं कर पाता है, सांस फूलने लगती है, पसीना आने लगता है और निमोनिया के रोगी को बुखार हमेशा बना रहता है। ये खास बात है कि बुखार उसको शुरू हो जाएगा, शरीर में थकावट आएगी, पसीना रात में होगा, सांस बहुत तेजी से फूलेगी, उठ करके बैठ जाएगा। जैसे दमा के रोगी होते हैं, दमा के रोगी और निमोनिया के रोगी के लक्षण लगभग कुछ मिलते जुलते होते हैं, थोड़े बहुत से अंतर होते हैं। अस्थमा के बारे में या दमा के बारे में आपसे चर्चा कर चुका हूँ। जब सांस फूलने लगती है, थकान आने लगती है, फीवर लगातार बढ़ता रहता है तो हम तत्काल अपने संबंधित चिकित्सक के शरण में आपको तत्काल जाना चाहिए। और चूंकि आप इलेक्ट्रोहोपैथिक फिजिशियन हैं तो स्वाभाविक है कि आपको इलेक्ट्रोहोपैथिक की औषधियाँ भी इसमें तलाशनी होंगी। निमोनिया चूंकि आपके लंग्स, ब्लड कैपिलरीज, आपके नेजल चैम्बर से लेकर के आपके थ्रोट और वहाँ से ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल, अभी
हमारे तमाम साथी ब्रोंकस, ब्रोंकियोल, एल्वियोलस के बारे में कन्फ्यूजन रखते हैं। इसको अगर आप एनाटॉमी या फिजियोलॉजी के क्लास को हमारे खोलेंगे तो आपको वहाँ आपका पूरा जो कन्फ्यूजन है दूर हो जाएगा, या आप चूँकि स्वयं समझदार हैं, विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं, तो आपको एल्वियोली, एल्वियोलस, ब्रोंकियोल, ब्रोंकस, इसमें शायद कन्फ्यूजन ना हो। जो फेफड़े की छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम एल्वियोली कहते हैं, और उसमें तमाम पतली पतली जो ब्लड कैपरीज होती हैं, पूरा रक्त का जाल, रक्त की शिराओं का जाल बना होता है, ये पूरे फैली रहती है, और इन्हीं के माध्यम से जो ऑक्सीजन जाती है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन करके फिर पूरे शरीर में सप्लाई की जाती है। तो जब फेफड़े में ऑक्सीजन कम से कम जाएगी, वहाँ पे कफ भरा होगा या म्यूकस मेम्ब्रेन का जमाव होगा, अब जो कफ बनता है ये WBC है। WBC का बदलता हुआ रूप है जो गाढ़ा हो जाता है बाद में, जिसको आप पका हुआ जुकाम कह सकते हैं, कि गाढ़ा सा पदार्थ आपके नाक से निकलता है। पहले तो नाक का पानी सफ़ेद निकलता है, वाटर की तरह निकलता है, बाद में अगर जुकाम आपका पुराना हो गया तो फिर वो पकता जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, उसमें बाइलरुबिन का भी परसेंटेज देखा गया है कफ में। तो और ये सबसे बड़ी चीज़ मैंने आपको बताया कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बैक्टीरिया से फैलता है, वायरस से ही फैलता है और फंगस इन्फेक्शन से फैलता है। इसलिए ऐसे पेय पदार्थ, ऐसे खाद्य पदार्थ जिनसे बैक्टीरिया, वायरस या फंगस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, हमारे लंग्स में प्रवेश कर सकते हैं, चाहे वो नाक के द्वारा, चाहे हमारे माउथ के द्वारा, हमें ऐसे पेय पदार्थों से या भोज्य पदार्थों से बचना होगा। ठंडे पदार्थों का सेवन करने से बचना होगा। हमारा TLC जो होता है ये बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, इस्नोफिलिया हमारा बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, ये सार हमारा बढ़ा हुआ होता है। तो इस नाते हमको इन टेस्ट को कराने के बाद एक श्योर हो जाना चाहिए कि हमारा जो निमोनिया है वो किस स्टैंडर्ड का है, सिंगल निमोनिया है, डबल निमोनिया है। बच्चों में प्रायः कहा जाता है कि डबल निमोनिया, डॉक्टर कहते हैं इनको डबल निमोनिया हो गया। डबल निमोनिया में बच्चों की पसलियाँ चलने लगती हैं, बहुत तेज पसलियाँ चलती हैं, और इस तरह के निमोनिया के जो सिंगल निमोनिया या डबल निमोनिया या जिसको आप लोअर निमोनिया कहते हैं, छोटे बच्चों में विशेष करके 5 साल तक ये रोग बहुत तेज रहता है, और बच्चा जो बड़ा होने लगता है उसके बॉडी की इम्यूनिटी पावर डेवलप करने लगती है, बच्चे को थोड़ा सा अपने ठंड गर्म या गर्म कपड़े पहनने का आभास होने लगता है, तो फिर ये रोग धीरे धीरे स्वतः समाप्त भी होने लगता है। अब निमोनिया के बारे में अक्सर लोग सवाल करते हैं कि ये किस उम्र में के लोगों को ज़्यादा होता है या किस उम्र में होता है। दरअसल निमोनिया की कोई उम्र नहीं है। निमोनिया हमारे बॉडी के इम्यूनिटी पावर के डाउन होने पर, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, लेकिन विशेष करके 5 साल तक के बच्चों को और 65 साल से ऊपर के लोगों को ये ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इनकी इम्यूनिटी पावर, तो बच्चे की इम्यूनिटी पावर डेवलप करती रहती है, वो डेवलप स्टेज में होता है, और बुढ़ापे में 65 साल के ऊपर इम्यूनिटी पावर डेवलप के बजाय डाउन होने लगती है, क्योंकि हमारे सारे ऑर्गन फिर शिथिल होने लगते हैं। एक कैपेसिटी है प्रकृति द्वारा बनाए गए सारे अंगों के काम करने की धीरे धीरे, जैसे बाल का सफ़ेद होना, दांत का हिलना, कान से कम सुनाई पड़ना, आंखों की रोशनी का कम होना, ये तमाम ऐसे लक्षण हैं जो ये माना जा सकता है कि प्रकृति ने अब अपने इन अंगों के कार्यों को डाउन करना शुरू कर दिया है। तो हम दवा से इन अंगों को कितने दिन आगे बढ़ा सकते हैं, ये इस बदलते विज्ञान के युग में एक शोध का विषय है कि हम कितने दिन व्यक्ति के विभिन्न अंगों पर इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज कर सकते हैं या उसके फंक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। दवाएं कब तक हमारे अंगों को सुरक्षित रख सकती हैं, ये भी अभी वर्तमान में शोध का ही विषय है, इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता है। हम निमोनिया में खान पान का ध्यान रखें, अपने रूटीन का ध्यान रखें। ये किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है। और जहाँ तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में औषधियों की बात है, तो अब चूंकि ये मामला सीधे कफ से संबंधित है, हमारे फेफड़े में कफ जमने संबंधित, कफ को हमको बाहर निकालना है। अब निमोनिया में हम दवाओं का चयन करें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दृष्टिकोण से, तो चूंकि मैंने आपसे बताया ना कि WBC का ही काम है। WBC को अब अगर हम कफ को रोक देंगे तो वो खांसी बन जाएगी। कफ का लंग्स के अंदर रुक जाना, ये खांसी का पहला प्रारूप है। कफ गाढ़ा हो जाएगा तो खांसी, हमारी खांसने के बाद भी हमारे सीने में दर्द होगा, जलन होगी और कफ नहीं निकलेगा। तो इस नाते सबसे पहली प्राथमिकता हम देते हैं कि कफ को बाहर निकाला जाए वहाँ से। इस नाते हम वहाँ पे
P4, F1 और G का प्रयोग तत्काल कराते हैं। आप सब नोट कर सकते हैं P4, F1 और G। इसके बाद ब्रोंकियोल में अगर वो फैला हुआ है तो वहाँ पे हमने आपसे बताया था कि अगर 1 दिन का 2 दिन का चोट हो तो वहाँ पे हम A1 का प्रयोग करते हैं, या जब हमको ये लगे कहीं पर भी आर्टरीज में कोई दिक्कत है तो हम A1 का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आर्टरीज के बाद वेन्स में कोई दिक्कत है तो वहाँ पे हम A2 का प्रयोग करते हैं। और वेन्स से भी ज़्यादा छोटी और पतली नलिकाएँ ब्लड कैपिलरीज की हैं तो हम वहाँ पे A2 का ही प्रयोग करेंगे। अब A2 के साथ हम, चूँकि कफ फंसेगा तो कोशिकाएं नष्ट होंगी, वहाँ पे सेल डिवाइडेशन कम होगा, सेल का विभाजन कम होगा और नई कोशिकाएं नहीं बन पाएंगी एल्ब्यूली में। इस नाते हमारे लंग्स में डैमेज होगा, लंग्स की कोशिकाएं क्षति हो सकती हैं। तो हम तत्काल वहाँ पे S5C7 का प्रयोग भी करेंगे। ये दूसरे फार्मूले में S5C7 और उसी के साथ L3 जैसा आपको मैंने बताया कि हमारा ये कॉम्बिनेशन एक्सक्रेटरी सिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक्सक्रेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और कफ निकालना बाहर की एक प्रक्रिया है जो हम बाहर निकालते हैं, अर्थात एक्सक्रेट करते हैं। तो हमको यहाँ पे L3 भी चुनना पड़ेगा, यानी L3 के साथ हम दे सकते हैं A2 या L3 के साथ हम C7 और S5 देते हैं। और पहले फार्मूले में हमने आपको बताया P4, F1 और G, ये 2 फार्मूले हमारे हो गए। दोनों को आपको, अगर क्रॉनिक है तो 10-10 ड्रॉप शुरू कीजिए। अगर एक्यूट में आया है कोई पेशेंट, हालांकि निमोनिया एक्यूट में नहीं लिया जा सकता, निमोनिया को क्रॉनिक में ही लिया जाएगा, एक्यूट का केस निमोनिया नहीं बनता है। तो फिर क्रॉनिक केस में फिर हमको 2 फार्मूले हमने बताए। तीसरा फार्मूला हम आपको दे रहे हैं CNS+WE, क्योंकि रोगी को कष्ट होगा ज़रूर, रोगी को कुछ देर आराम करने की ज़रूरत है। इस नाते CNS और WE देने से हम रोगी को शांति से 3 से 4 घंटे तक आराम से सुला सकते हैं, जिससे वो अपने कष्ट को भूला रहे और सांस को प्रॉपर ले और कफ निकलता रहेगा। ये तीनों दवाएं आपको 10-10 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम 3 बार देना है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप P4, F1 और G का प्रयोग, आप रोगी अगर ज़्यादा दिक्कत में लग रहा है तो आप उनको हर 2 घंटे बाद दे सकते हैं। दिन में कम से कम 6 बार से 8 बार दे सकते हैं। रात में सोने के बाद दवा का प्रयोग ना कराएं। तो ये था आज के निमोनिया के बारे में बहुत शॉर्ट क्लास। संभवतः आप सब ने कहा कि अब शॉर्ट क्लास किया जाए, चूँकि जाड़े का समय भी आ गया है। तो 10 से 15 मिनट का क्लास आपके लिए पर्याप्त है। केवल अब आपको मूल संकेत देने हैं, बाकी आपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में बहुत कुछ जान लिया है। और हमारे तमाम साथी इतने अच्छे फार्मूले सेट करके हमको रोगियों को भेजते हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। वो कहते हैं सर इसमें कोई संशोधन कर दिए, तो कहीं पर हो सकता है एक आध संशोधन मैं करता हूँ, नहीं मैं लिख देता हूँ कि जी आपका फार्मूला बहुत अच्छा है, आप रोगी को तत्काल ही देना शुरू कीजिए। हमारे कुछ कैंसर के, माउथ कैंसर के रोगी भी बहुत अच्छे रिकवर हो रहे हैं। हमारे 2 रोगी आरिफ मोहम्मद के पास बूंदी राजस्थान में हैं, और सुनीता चैसार के पास भी हैं राजस्थान में। हमारे 2 रोगी प्रदीप सोनी के पास जबलपुर में हैं। और आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं लगातार मार्गदर्शन आप सबका कर रहा हूं। और हमारे पास जो कॉन्टैक्ट में माउथ का कैंसर के रोगी हैं, या इंटेस्टाइन के अंदर जो कैंसर हुआ है, छोटी आंत और बड़ी आंत में या रेक्टम में जो कैंसर हुए हैं, उसके रोगी भी जो मेरे पास हैं उनमें अच्छा रिकवर हो रहा है। चूँकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का दुर्भाग्य, मैंने आपसे बताया कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में रोगी तभी आता है जब वो मरणासन स्थान में पहुंच जाता है। जब अन्य संस्थान कह देते हैं कि अब इनकी समय समाप्त है, इनको ले जाइए घर पे 1-2 महीना आराम कराइए, या हम बिजी हैं, हम आपके रोगी को अटेंड नहीं कर पाएंगे, तब रोगी का गार्जियन कहता चलो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के डॉक्टर को भी आजमा लें। वो हमको आजमाने आते हैं, तो हम आजमाने में कितने सफल हो पाएंगे, कितना समय दे पाएंगे, कितने डोज रोगी को खिला पाएंगे, यही हमारी सार्थकता है। अगर हम रोगी को वर्तमान कंडीशन, जिस कंडीशन में हमारे पास आया है, अगर हम उसको बेहतर रिप्लेसमेंट दे सकते हैं तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी सफलता है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की। और अगर रोगी हमारे टच में शुरुआती दौर में आ जाए कि नहीं चलिए हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ही दवा कराएंगे, तो निश्चित रूप से आपके रोगी ठीक हो रहे हैं। अभी मैंने एक माउथ कैंसर की शुरुआत थी, उसके जिसको कहते हैं अंदर के जबड़े में छोटी छोटी गांठें निकल आई थी और लालिमा बनी हुई थी। अभी मैंने उसको सिर्फ 1.5 महीने दवा दिया है और 1.5 महीने में उसकी लालिमा और गांठ समाप्त हो रही है। तो शुरुआती दौर में अगर रोगी कवर होता है तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। अब वो बिगाड़ के केस आएगा, घाव बन चुका है, पस निकल रहा है, कोशिकाएं ऊपर फैल रही हैं, तो हम या आप या कोई भी चिकित्सा का साथी कितनी मेहनत कर पाएगा, कितना सफलता ले पाएगा। इसीलिए मैं बार बार अपने श्रोताओं से भी इस बात का आग्रह करता हूं कि आप रोग को
तत्काल गंभीर न होने दें, उसके पहले आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक की शरण में चले जाइए। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को अब आजमाने का समय नहीं है, बल्कि प्रयोग करने का समय है। इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।